नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इमरजेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा उसका सिद्धांत कहाँ से निकल कर आया उसके बारे में बात करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया। तो ये जो शुरुआत है ये पहले ही शुरू हो गई थी 1951 में, जो पहला अमेंडमेंट हुआ संविधान लागू होने के बाद। जब जैसे ही राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया गया उसी टाइम पे ये बात शुरू हो गई थी कि धीरे 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 ये बात उठने लगी थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है अमेंडमेंट करने की पार्लियामेंट की, वो कहाँ तक सीमित है। ठीक है, तो 368 के तहत कहाँ तक पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो इन्होंने ये बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया उस टाइम पे 368 के तहत पार्लियामेंट को ये भी पावर है कि वो चाहे तो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली द ऑर्डिनरी लॉ एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Therefore, the Parliament can abridge or take away any of the fundamental right by enacting a constitutional amendment act, such as law will not be void under the Article 13। तो अगर कोई सा भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट अमेंड करती है पार्लियामेंट तो वो आर्टिकल 13 के तहत नहीं आएगा। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस, फिर से एक केस आया, तो गोलकनाथ केस आया 1967 में। उस केस में क्या हुआ, ये दोनों खेल खेलेंगे, देखना अभी दो चार केसों में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट मिलकर खेल खेलेंगे, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, 1967 में सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर स्टैंड इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 व्हिच इंसर्टेड सर्टेन स्टेट्स एक्ट Ninth schedule was challenged. The Supreme Court ruled that the fundamental rights are given a transcendental and immutable position and hence the Parliament cannot abridge or take away any of these rights. अब बोल दिया, उसे क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में जो गोलकनाथ केस आया उसमें बोल दिया पार्लियामेंट में कि नहीं, जो पार्लियामेंट है आपकी ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 368 वो भी आर्टिकल 13 के अंदर ही आता है। वुड बी वॉइड फॉर वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट। अगर वो केवल कोई भी फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है या उसको वायलेट करता है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी आर्टिकल 13 के अंदर ही अंडर आता है। ठीक है, ये बोला, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला गोलकनाथ केस में। लेकिन पार्लियामेंट उससे भी तगड़ी होशियार निकली। पार्लियामेंट ने तुरंत रिएक्ट किया 1967 के केस के बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ गए 1971 में। इन्होंने क्या किया कि बोला कि जो आर्टिकल 13 को ही अमेंडमेंट, आर्टिकल 13 में ही अमेंडमेंट कर डाला। बोला आर्टिकल 13 जो है वो 368 के अंडर ही आता है। इट डिक्लेयर दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368 एंड सच एन एक्ट विल नॉट बी एनी लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 13। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 368 के अंदर आता है, लेकिन इन्होंने 13 में अमेंड कर दिया कि 368 जो है 13 के अंदर आता ही नहीं है। 368 के जो आर्टिकल होंगे, 368 के तहत जो अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 13 में माना ही नहीं जाएगा। इन्होंने आर्टिकल 13 में ही संशोधन कर दिया और बोला अब हम कोई सा भी अमेंडमेंट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। ये 1971 में फिर से पार्लियामेंट लॉ लेकर आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर 1973 में एक बहुत फेमस केस आया, फिर से एक केस आया, केशवानंदा भारती केस 1973। इन्होंने बोला अब जुडिशरी का काम था कि कैसे इस बला को टाला जाए कि बार बार लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, वो आप फंडामेंटल को अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ उन्होंने लॉ ही बना दिया। अब जुडिशरी के पास बड़ा क्वेश्चन था कि इस चीज से अब कैसे बचा जाए, तो जुडिशरी एक कॉन्सेप्ट लेके आई, केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक केस आया। उसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आया बेसिक स्ट्रक्चर का कि पार्लियामेंट चाहे तो अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत जो चाहे वो अमेंड कर सकती है, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया केशवानंदा भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो अमेंड करना चाहते हो वो अमेंड कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मूल स्ट्रक्चर है वो सेम बना रहना चाहिए। अब यहाँ पे खेल ये हो गया, गवर्नमेंट ने भी एग्री कर दिया, गवर्नमेंट ने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया इस बात पे,
लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या ये जुडिशरी खुद डिसाइड करेगी। ये पॉलिटिशियंस के उस समय समझ में नहीं आया या क्या था, कुछ भी था, वो हो गया। तो उसके तब से अब तक हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, मूल ढांचा जो है, उसमें छेड़छाड़ किए बिना जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन उसके बाद फिर से एक केस आता है 1980 में, मिनर्वा मिल केस। ये भी बड़ा फेमस केस रहा। मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ, बोला गया कि आप हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है ये तो रहेगा, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है उसको हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर से, इसको इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद फिर से एक केस निकल के आया। फिर आगे जो जजेस आए उनको समझ में नहीं आया, यार ये तो गड़बड़ कर दिया हमने। फिर 1981 में एक वमान राव केस आया। वमान राव केस ने क्या बोला कि नहीं 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 नहीं, ये गलत है, जुडिशियल रिव्यू भी होगा। उन्होंने फिर से अगेन उस चीज को कर दिया। अगेन इन वमान राव केस द सुप्रीम कोर्ट adhered to the doctrine of the basic structure and further clarified that it would apply to the constitutional amendment enacted after April 24, 1973। 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अमेंडमेंट होंगे उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लगेगा और उसमें जुडिशियल रिव्यू भी होगा। ये वमान राव केस जो आया उसमें बोल दिया गया। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, जो मूल ढांचा है वो है क्या, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या उसके बेसिक तत्व हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर को जब भी हम सोचते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या है वो बेसिक स्ट्रक्चर? तो पहला है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो सुप्रीम होना चाहिए हमारे देश में। हमारा जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीम है, अमेरिका का प्रेसिडेंट सुप्रीम है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए हमारी कंट्री में। सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसका ये नेचर होना चाहिए, सवर्ण होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो धर्मनिरपेक्ष की भावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनी रहनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो लेजिस्लेचर है, जो न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, इन सब की जो पावर हैं वो अलग अलग रहनी चाहिए, वो सेपरेशन बना रहना चाहिए। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संघवाद बना रहना चाहिए। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो अखंडता है भारत देश की, अखंडता में एकता वाली बात हम करते हैं, वो बना रहना चाहिए। वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करी गई है, जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हमारी एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है, जो उसकी पहचान है, डिग्निटी है, उसकी बात करी गई है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करी गई है, रूल ऑफ लॉ की बात करी गई है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करके रखना है इसकी भी बात करी गई है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात करी गई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करी गई है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करी गई है। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अमेंड करने की एक लिमिटेड पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है, तो इस पर भी बात करी गई है। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, जो जस्टिस है उसका इफेक्टिव एक्सेस होना चाहिए, सब लोग न्याय को एक्सेस कर सकें। प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के सिद्धांत हैं उन पे कार्य होना चाहिए, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142, जो ये अनुच्छेद हैं जिसमें रिट पिटीशन आता है 32 में, आपका ये भी एक फंडामेंटल राइट है। इसके तहत जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की उनको भी ध्यान में रखना है। पावर ऑफ द हाई कोर्ट 226, ये रिट पिटीशन 226 आपका हाई कोर्ट में आता है, जो कि 32 सुप्रीम कोर्ट में आता है, और 227 इन अनुच्छेदों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अधिनियम हैं, जो नियम हैं, कानून हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। इन 20 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो कि इनमें कोई हनन नहीं होना चाहिए, इनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पार्लियामेंट कुछ भी चाहे वो अमेंडमेंट कर सकती है, कुछ भी अमेंड कर सकती है, लाइक वो जो कुछ चाहते हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर में जो 10 पॉइंट बताए गए हैं, इन पॉइंट्स को अगर हटा दिया जाए तो एनीथिंग दे वांट दे कैन अमेंड, कुछ भी वो अमेंड कर सकते हैं एक बिल पास करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करके। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता। लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं।
तो बस ये एक दो केस ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे केशवानंदा भारती केस आपको पता होना चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, पावर सेपरेशन की बात करता है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करता है, सेकुलर कैरेक्टर की बात करता है, फेडरल कैरेक्टर की बात करता है, सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया की बात करता है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट की बात करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता है। उसी प्रकार से इंदिरा नेहरू जो केस आया 1975 में, इसको इलेक्शन केस के नाम से भी जाना गया है। इसने क्या बात करी, सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करी, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल की बात करी, सेकुलरिज्म की बात करी इन्होंने, गवर्नमेंट एंड लॉ इसकी बात करी, जुडिशियल रिव्यू की बात करी इन्होंने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन विच इम्प्लाइड इन डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों की बात करी। इस चैप्टर का अंत होता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, धन्यवाद।